ओके, तो लास्ट टाइम हमने प्रेशर ऑफ गैस का डेरिवेशन किया था एंड देन काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था ऑफ द गैस इन टोटल पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मोल एंड पर यूनिट मास, ये सब हमने देखा था। तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो हम लोग लिखते हैं, और वही हमने आइडियाज प्रेशर के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी यूज़ किया था। So there is something which is called as law of equipartition of energies. बहुत easy है, interesting है, और ये बहुत जगह पे आपको बहुत काम में आएगा. It is very important when you talk about kinetic theory of gases. बहुत important है law of equipartition of energy. So basically अगर आपको याद होगा, जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो 3 डायमेंशन में जब मूव होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोएटॉमिक गैस, हम लोग डायटोमिक की बात नहीं कर रहे. तो मोनोएटॉमिक गैस का जो एटम है, जब वो मूव होगा तो इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ mv², राइट. तो हमको ये पता है कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, vx² प्लस vy² प्लस vz². इसी को हम लोगों ने u1, u, v और w से डिनोट किया था डेरिवेशन ऑफ प्रेशर में, राइट. अब हमको, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब लेट अस से दिस गैस इज एट टेम्परेचर T, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ गैस या फिर पर मॉलिक्यूल, दैट्स आल्सो the way you can write. So average kinetic energy per molecule is, मैं एवरेज को यहाँ पे इस ब्रैकेट से डिनोट करूँगा, तो बिकॉज एवरेज के लिए ये एक टिपिकल नोटेशन है. तो जब आप एवरेज की बात करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा एवरेज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट. पर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, जब हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिराइव किया था, तो हमारे पास वो आया था 3/2 kBt. तो एक मॉलिक्यूल है जो 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है, मोनोएटॉमिक की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे. तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है, एक्स, वाई एंड जेड. और हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3/2 kBt को हाफ kBt प्लस हाफ kBt 3 टाइम्स, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डायरेक्शन के साथ हाफ kBt एनर्जी एसोसिएटेड है. सो विच वुड मीन दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी half mvx² equal to average half mvy² equal to half mvz² equal to half kBt, राइट. यही आपका इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ बताता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम बताता है. ये आपको बताता है कि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ, यहाँ पे देखो वेलोसिटीज जो है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है. सो यहाँ पे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का पावर 2 है. तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ kBt. तो यही इक्विपार्टीशन थ्योरम है. इन शॉर्ट हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सो बेसिकली द मीन काइनेटिक एनर्जी, द मीन एनर्जी बोलूँगा क्योंकि पोटेंशियल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो काइनेटिक में ही हो. हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में भी क्वाड्रेटिक टर्म आ सकता है. तो आई विल जस्ट से द मीन एनर्जी associated with every component of ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे ट्रांसलेशनल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे मोनोएटॉमिक की बात कर रहा हूँ मैं. तो पार्टिकल और गैस का एटम जो है, इट कैन मूव ओनली इन 3 डायमेंशन, इट कैन नॉट परफॉर्म रोटेशन.
it cannot perform vibration. वो हम next topic में देखने वाले हैं right after this. So the mean energy associated with every component of translation kinetic energy, which is quadratic in nature, which is quadratic in velocity, basically in velocity, components in x, y, and z, in x, y, and z directions, in x, y, and z directions is half kBT. तो ये है आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी. बहुत सिंपल है, हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ हाफ kBT एनर्जी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. विथ ईच quadratic component there is half kBT energy associated with it. बहुत सिंपल है. Now इक्विपार्टीशन थ्योरम को हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए. नोट्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं, तो आई विल जस्ट क्विकली मेंशन इट. दिस इज अ रिवीजन. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है, जैसे इस केस में, लास्ट केस में मैंने बताया, तो उसको उस केस में पार्टिकल का लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स, वाई एंड जेड. और पार्टिकल के मोशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट और चाहिए, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड. सिमिलरली अगर 2 डायमेंशन में पार्टिकल मूव हो रहा होगा, तो उसके लिए 2 लोकेशन, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स, वाई, टू टेल द लोकेशन ऑफ दैट पार्टिकल. वो पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए आपको एक्स एंड वाई चाहिए, और उसका मोशन बताने के लिए आपको बेसिकली वी एक्स एंड वी वाई चाहिए. अगर 1 डायमेंशन में होगा तो आपको एक कोऑर्डिनेट और एक वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए. तो डिग्री इन तीनों केस में, अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है तो मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पार्टिकल इज 3. अगर 2 डायमेंशन में मूव हो रहा है तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पार्टिकल इज 2. अगर 1 डायमेंशन में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज 1, राइट. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब. तो मैं लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of a system are defined as the total number, are defined as the total number of coordinates or independent quantities or independent quantities required to describe the position and configuration of the system. The position and configuration of the system. Okay, of the system completely, basically of the system completely. तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं वापस अभी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि just a minute, yeah. So as I have told you, 3 डायमेंशन में अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो फॉर अ मॉलिक्यूल moving in 3 dimensions, three coordinates. So you will need 3 coordinates basically. That is very important thing. So 3 coordinates x, y, and z. Let us say x, y, and z are required
to specify the location or to locate that particle, to specify the location, to specify the location, to specify the location, and you will need three components of velocity and three components Vx, Vy and Vz to specify the motion. तो similarly अगर आपके पास 2 dimensional motion होंगे, for 2D motion, for 2D we need 2 coordinates and 2 components of velocity, 2 components Vx and Vy to specify the system completely, to tell the configuration of the system completely. बाकी notes में है, notes I have provided you already, तो notes में है बाकी सब चीज़ें, तो मैं यहाँ पे सिर्फ important चीज़ highlight कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने बताया कि 3 dimensional motion होगा तो 3 degrees of freedom, okay, therefore we can say that degrees of freedom for a molecule, basically मैं molecule लिखना पसंद नहीं करता, I say atom, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो molecule में rotations भी होते हैं, vibrations भी हो सकते हैं, तो that's why I am saying atom. So we are talking about monoatomic gas here. So we can say that degree of freedom for a molecule are 3 if the molecule is moving in 3 dimensions. Right. Similarly 2 dimension में होगा तो 2 degree of freedom, और अगर along one straight line होगा, along one dimension होगा तो that will be basically 1 degree of freedom. तो बहुत simple है. Now let us talk about the atomic molecule. Exactly इस रीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को रोटेशंस और वाइब्रेशंस देखने होते हैं. अब मैं क्या करूंगा कि मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल को पहले ही मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा. तो मैं एक बोलूंगा रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरे में होगा नॉन रिजिड बेसिकली, बट विल फर्स्ट टॉक अबाउट रिजिड. इजी एंड इंटरेस्टिंग थिंग. व्हाट आई विल डू इज, हम लोग पहले एक काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं. So this is x axis, this is y axis, this is z axis. अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं which is made up of 2 atoms. तो ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 एटम से बना हुआ है और इसका जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली, जो बॉन्ड लेंथ है इसका that is fixed. I'm sorry for this. Here we go. I don't know why it is happening like this. I'm extremely sorry. Yeah, now it's right. Okay. तो जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस, 2 एटम्स का डिस्टेंस मॉलिक्यूल में हमेशा फिक्स रहेगा. तो इस केस में क्या है कि ये मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन हो सकता है, एक्स वाई जेड से न्यू एक्स वाई जेड पे जा सकता है. तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, जैसे हमने अभी भी सीखा कि जब भी एक पार्टिकल एक 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है तो दैट इज देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन. सिर्फ क्या हुआ, उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट हुआ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, राइट. अब इसके एडिशन में क्या हो सकता है, इसके एडिशन में ये जो पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल है ये रोटेट हो सकता है लाइक दिस. ये एक टाइप का रोटेशन, राइट. दूसरा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड लाइक दिस. तो एक अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग जेड एक्सिस 2 रोटेशंस पॉसिबल है, राइट. तो 2 रोटेशन पॉसिबल है. तो इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके आएंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगा
degrees of freedom will be 3 degrees of freedom DOF लिखूंगा ट्रांसलेशन से, क्योंकि पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है, प्लस 3 नहीं, यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके आएंगे रोटेशन से, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि व्हाई नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने रोटेशन क्या देखा, एक ऐसा रोटेशन देखा मॉलिक्यूल का, एक हमने देखा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, थोड़ा दिखाना मुश्किल है, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, और एक था लाइक दिस। अगर हमारे पास 2 आइटम है तो वो ऐसा भी तो रोटेट हो सकते हैं ना, यस हो सकते हैं, लेकिन उस केस में समझने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे मेरे दोनों हाथों में एटम्स है और बीच में ये ब्लैक जो है दैट इज बेसिकली बॉन्ड। तो जब मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट होगा तो एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, एटम से अपनी जगह पे स्पिन हो रहा है बेसिकली, राइट। तो उसमें एनर्जी नहीं लगता है बेसिकली। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग सिर्फ 2 रोटेशन लेंगे, एक ऐसा लेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड प्लेन ऑफ बोर्ड, एक ऐसा लेंगे व्हेन द पोजीशन ऑफ एटम्स आर चेंजिंग। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू रोटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एनर्जी की बात करोगे इस केस में, तो टोटल एनर्जी जो आएगा, ये टोटल एनर्जी है ई। ट्रांसलेशन एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है, हमने अभी देखा था। ट्रांसलेशन में क्या होता है, हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन से आया हुआ एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी आपको पता है, हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, हाफ I/y omega y², where omega y is angular speed when the molecule rotates about y-axis, plus half Iz omega z², omega z is angular speed when the molecule rotates about z-axis। आपको पता होना चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ I omega square, where I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो राइट, अभी अगर मुझे ये टोटल एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ केबीटी, तो जैसे इक्विपार्टीशन थ्योरम में हमने क्या लिखा था, हमने बोला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे मोशन है। हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ यहाँ पे भी 5 क्वाड्रेटिक टर्म है, 3 लीनियर वेलोसिटी में है और 2 एंगुलर वेलोसिटी में। हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कितना एनर्जी होता है, हाफ केबीटी, राइट। तो हाफ केबीटी एंड हाफ केबीटी, ये 3 आ गए आपके ट्रांसलेशन से, प्लस हाफ केबीटी एंड हाफ केबीटी ये आपके आ गए रोटेशन से। तो टोटल एनर्जी जो आपको मिलेगा 5/2 केबीटी। तो ये इक्विपार्टीशन थ्योरम का पावर है। हम लोग इजीली सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम को ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी एसोसिएटेड है। जैसे हमने बोला with each quadratic term there is half kBT energy. You can also say that with each degree of freedom there is half kBT energy, right? तो अब टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर 5 क्वाड्रेटिक टर्म मतलब 5/2 kBT एनर्जी होगा। ये हो गया रिजिड डायटोमिक का केस। दूसरा जो है वो है नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंस सिर्फ इतना है अब नॉन रिजिड में। रिजिड में क्या था कि बॉन्ड लेंथ फिक्स था, मतलब 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस लिटिल बिट, या यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं स्प्रिंग बता रहा हूँ। स्प्रिंग का मतलब ऐसा है कि डिस्टेंस चेंज रखता है, मतलब ये एटम, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूल कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास जो है, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं एक्सिस एसोसिएट कर रहा हूँ इसके साथ, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा सकता है, मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल है। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे,
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3, जैसे मैंने पहले बताया, और रोटेशन में मैंने बताया था आपको, एक ये रोटेशन पॉसिबल है, एक ये रोटेशन पॉसिबल है, मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 2, और यहाँ पे आ जाती है वाइब्रेशन की बात भी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज बताऊंगा आपको। तो बेसिकली क्या है, आप दो तरीके से इमेजिन कर सकते हो उसको इफ यू वांट। एक तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दो एटम दे आर लाइक वाइब्रेटिंग लाइक दिस, या फिर लाइक दिस, बट एनीवेज इट्स नॉट रियली टेकन दैट वे, सिर्फ याद रखने के लिए होता है। एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशनल एनर्जी की जब बात होगी, दैट इज ईवी, वाइब्रेशनल एनर्जी ईवी, ई सफिक्स वी, तो दो टर्म आती है इसमें। काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन दीज। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया? देखो बेसिकली क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास में या एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब बेसिकली आप एक चार्ज के अगेंस्ट में मूव हो रहे हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक है कि व्हेन यू आर मूविंग अवे और टुवर्ड्स अ चार्ज और इन द फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज, वर्क हैज टू बी डन। वर्क हैज टू बी डन मतलब दैट वर्क इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास में या दूर जाएंगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी इन शॉर्ट। तो अब जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी आपका आएगा ट्रांसलेशन से, टोटल एनर्जी आपका आएगा रोटेशन से, और टोटल एनर्जी आपका आएगा वाइब्रेशन से। हमने ये ऑलरेडी देखा है लास्ट, उसमें 5 टर्म थे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, प्लस रोटेशन का था हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, और ई वी हमने अभी देखा है हाफ एम यू स्क्वायर एंड हाफ के आर स्क्वायर। बट एनीवेज टोटल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, क्योंकि अभी देखो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा टोटल अपने पास, देयर आर 7, 3 + 2 + 2, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, 2 वाइब्रेशन, तो हर एक के साथ कितना, हाफ केवीटी, तो 7 के साथ कितना, 7 × हाफ केवीटी। सो टोटल energy here is 7/2 kVt for a non-rigid diatomic molecule. Simple concept, very simple idea, right? Now we'll move to last topic of this session. Just a minute. Yeah. So we'll move to last session, last topic of this session. हमको यहाँ पे देखना है मायर्स रिलेशन, मतलब बेसिकली हमको पहले स्पेसिफिक हीट्स की बात करनी है। सो वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है, अब कंटेनर को मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, अब इस कंटेनर में हमने गैस भर दिया। डिपेंड करता है आप यूनिट मास, मतलब लाइक 1 किलोग्राम ऑफ गैस भर रहे हो या 1 मोल भर रहे हो। अगर 1 मोल गैस ले रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट। अब हम लेट अस से कि इसका कुछ टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। अब हमको इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, हमको इस यूनिट मास ऑफ गैस का या फिर 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री या 1 केल्विन से, मतलब न्यू टेम्परेचर T फाइनल शुड बी T + 1 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, अगर 10 था तो 11 करना है, 11 था तो 12 करना है, सो एंड सो फोर्थ। तो आपने क्या किया, आपने हीट सप्लाई किया, राइट, यू हैव गिवन क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass or 1 mole of gas. Unit mass बोलोगे तो specific heat बोलोगे, अगर 1 mole बोलोगे तो molar specific heat बोलोगे। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas
राइट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रखा मतलब पिस्टन ऊपर मूव नहीं होगा, पिस्टन इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। और अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो मोलार स्पेसिफिक हीट, तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम लोग नॉर्मली मोलार स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो हम लोग 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे, कैपिटल सीवी लिखने वाले हैं, स्मॉल सीवी समथिंग एल्स, ओके, आई मीन सिमिलर बट नॉट द सेम। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कर सकते थे, मतलब हम लोग वॉल्यूम बढ़ने दे सकते हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of gas at constant pressure, that is Cp। और ये दोनों अलग अलग है क्यों? क्योंकि पहले केस में जो हीट मैंने सप्लाई किया था dq, उसने क्या किया, उसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, मतलब गैस के पास पहले से कुछ एनर्जी था, हमने हीट किया और वो हीट कहाँ गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहाँ गया फिर वो हीट मॉलिक्यूल्स के पास गया और मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ गया, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बाय डेफिनेशन dq इज इक्वल टू cv/dt और dE, राइट। दूसरे केस में हमने, मैं इसको dq1 बोल देता हूँ, दूसरे केस में हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया dq2, और 1 और 2 सेम नहीं है, dq1 इज नॉट इक्वल टू dq2 क्यों, समझेगा, राइट, जिसको मैं cp/dt भी बोलूंगा। सेकेंड केस में क्या था कि वॉल्यूम फिक्स नहीं था, तो हमने जो हीट सप्लाई किया उसके दो यूज हुए, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब dE में, दूसरा वर्क डन करने में, क्योंकि अब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा, मतलब गैस एक्सपैंड होगा, तो इट विल बी dW। तो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हीट ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे आप वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखते हो। मतलब क्या है, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो दो काम कर रहा है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है गैस का, दूसरा वर्क कर रहा है, राइट। तो बेसिकली हमको और एक चीज़ पता है कि ये dW क्या होता है, ये होता है PdV बाय डेफिनेशन। तो आपको मिल गया dq2 इक्वल टू cp/dt विच इज इक्वल टू dE प्लस pdW, एंड देन pw कैसे आया, यू नो, वर्क डन इज P इंटू V, तो वर्क डन इज बेसिकली P इंटू V, डेरिवेटिव लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो PdV प्लस VdP, पर हमने तो बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। पहला पार्ट छोड़ दो, पहले पार्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हम लोग सेकंड पार्ट की जब बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो dP इज 0 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो इसलिए हमने dW PdV लिखा है, सॉरी फॉर दैट। और एक चीज है, ये dE इक्वल टू cv/dt मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, cp/dt इक्वल टू dE, पर dE क्या है, cv/dt है, प्लस PdV, राइट। यहाँ तक पता होना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो Cp माइनस CV dt इक्वल टू PdV, राइट। अब हम लोग, जैसे मैंने बोला, हम लोग यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ना, कैपिटल C मतलब मोलार, राइट। और हमको पता है PV क्या होता है, RT होता है, nRT होता है, बट हमने क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस लिया है, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट है, तो n इक्वल टू 1 के लिए PV इज इक्वल टू RT आएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो PdV इज इक्वल टू RdT आएगा, क्योंकि वही रूल, R एज इट इज, T का डेरिवेटिव, T एज इट इज, R का डेरिवेटिव, बट R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। फिर इसको हम लोग इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको मिलेगा Cp माइनस CV dt इज इक्वल टू RdT, कैंसिल और कैंसिल, तो हमको मिल गया Cp माइनस CV इक्वल टू R, इसको आप लोग बोलते हैं मायर्स रिलेशन, राइट। बट एक चीज हमने यहाँ देखी नहीं, हमने जब लिखा था dq2 इज इक्वल टू dE प्लस dW, उस केस में हमने अज्यूम किया था जो हीट सप्लाई कर रहे हैं और जो वर्क डन हो रहा है उसका यूनिट सेम है। नॉर्मली हीट सप्लाइड हम कैलोरीज में लेते हैं नॉर्मली, और वर्क डन जूल में लेते हैं।
तो अगर हम लोग अलग अलग यूनिट्स में हीट और वर्क डन ले रहे हैं तो मायर्स रिलेशन मॉडिफाई होगा, सिंपल मॉडिफिकेशन, Cp minus Cv is equal to R by J, where J is mechanical equivalent of heat. That's it. Mechanical equivalent of heat. Okay. मैं वापस बता रहा हूँ पूरा स्टोरी बहुत सिंपल है, और स्टोरी ऐसा है, फिजिक्स इज अ स्टोरी बेसिकली, बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। हमारे पास एक 1 मोल ऑफ गैस है, हमको उस 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे। दो केसेस, मैं जब हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। उस केस में क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो भी हीट हमने दिया कहाँ गया, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स वो हीट ले लेंगे, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको मिल गया dQ1 इक्वल टू Cv dt, लेट अस से इक्वेशन 1 मिल गया वहां से, राइट। अब अगर मैं वही गैस 1 मोल ऑफ सेम गैस ले रहा हूँ, मैं dQ2 हीट सप्लाई कर रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वॉल्यूम बढ़ सकता है अब। तो ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो दो काम करेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरा वो गैस को एक्सपैंड करेगा मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो dQ2 इक्वल टू Cp dt इक्वल टू dE प्लस dW इक्वेशन 2 मिल गई। बट dW क्या होता है? PdV। कैसे आता है मैंने बताया आपको यहाँ से, राइट। तो आपको मिल गया Cp dt इक्वल टू dE, बट dE क्या था? Cv dt, तो Cv dt प्लस dW, P into dW। d is small change in volume, dt is small change in temperature, तो स्मॉल d मतलब स्मॉल चेंज बेसिकली। फिर हमने क्या किया, Cp माइनस Cv dt इक्वल टू PdV लिख लिया। अगर मैं अब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता हूँ, PV इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1, Q1 हम लोग बोल ही रहे हैं ना, 1 मोल ऑफ गैस, तो PV इज इक्वल टू RT आ गया आपका, तो PdV इज इक्वल टू RT आ गया। तो PdV की जगह पे आप RT सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये है मायर्स रिलेशन। कोई मेयर्स बोलता है, कोई मायर्स बोलता है, so मायर्स रिलेशन बेसिकली, राइट। But there is a technical point, there is a point here जो not technical basically dimensional wise हमको देखना है। नॉर्मली हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो कैलोरीज में मेजर होता है, वर्क डन जूल में होता है, मतलब यूनिट सेम नहीं है। अगर यूनिट सेम होंगे तो हम लोग मायर्स रिलेशन देखेंगे, ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अगर यूनिट्स अलग अलग है, मतलब हीट कैलोरीज में है और वर्क डन जूल में है, तो हमको करेक्शन करना पड़ेगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई J, वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग मोनोएटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, फिर गामा निकालेंगे जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, Cp/Cv होता है। और हम लोग सिर्फ Cp, Cv और गामा की वैल्यू से बता सकते हैं कि गैस कौन से टाइप का है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, तो डायटोमिक में कौन से टाइप का है, रिजिड है, नॉन रिजिड है कि पॉलीएटॉमिक है, एंड सो ऑन। So that we will continue in the next session.